गुड मॉर्निंग बच्चों आज पॉलिटिकल साइंस 12th की क्लास में हम शीत युद्ध के कारणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। शीत युद्ध, जैसा कि मैं आपको पिछले अध्याय में बता चुकी हूँ कि शीत युद्ध क्या था और क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, किस प्रकार शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। आज के जो कारण हैं उन पर हम एक सरसरी दृष्टि डाल रहे हैं। शीत युद्ध का प्रथम कारण है ऐतिहासिक कारण। बेटा, जब 1917 में शीत युद्ध का जो प्रारंभिक कारण माना जाता है, प्रमुख कारण माना जाता है, वो रूस की सोवियत क्रांति, जिसको कि बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1917 में हुई थी। उस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? उस क्रांति के फलस्वरूप रूस का जो प्रभाव था वो संपूर्ण विश्व पर बढ़ता चला जा रहा था। उस रूस के प्रभाव को बढ़ता हुआ पश्चिमी देश नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात लग रहा था। तो जो बोल्शेविक क्रांति थी उसको हम शीत युद्ध की क्रांति का प्रमुख कारण मान सकते हैं, क्योंकि उससे सोवियत प्रभाव बढ़ रहा था और पश्चिमी देश उस प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। दूसरा प्रमुख कारण आता है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। जब हमने पढ़ा था वर्ल्ड वार हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ था? जब सोवियत संघ जो था उसने क्या करा, विश्व के बहुत से देशों को ये कहा कि भाई वो पुनर्निर्माण वगैरह में और सब में सोवियत विचारधारा को बढ़ाने में मदद करे। लेकिन जो पश्चिमी देश थे उन्होंने स्टालिन की बात पर मतलब ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी। चर्चिल वगैरह जो भी थे उन्होंने स्टालिन की बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे रूस को ये रूस ही समझ गया कि वे किसी भी तरीके से जो पश्चिमी देश है वह रूस की सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं ज्वेलस हो रहे हैं। तो ये एक दूसरा प्रमुख कारण था कि सेकंड मोर्चा खोलने के लिए कहा ना, रूस ने सेकंड मोर्चा खोलने के लिए कहा दूसरी राष्ट्रों के खिलाफ। तब ये एक विचार स्टालिन के मन में आ गया कि सोवियत संघ जो है वो अपनी विचारधारा को लेकर अलग है और पश्चिमी देश उसकी किसी भी तरीके से मदद करने में सक्षम नज़र नहीं आ रहे। तीसरा बात है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। बेटा, जब युद्ध हुआ था उस समय मतलब एक अलग उद्देश्य था कि सभी जो विचारधाराएं थी वो साथ मिलकर युद्ध कर रही थी। परंतु जब युद्धों में जो उनका उद्देश्य हो गया, उनका उद्देश्य पहले था एक पूरा विश्व बनाएंगे, एक सा होगा। लेकिन जब युद्ध हो गया तो उसके उद्देश्य भी बदल गए। जैसे कि सोवियत संघ से कहा गया कि उसने जहाँ सेना लगा रखी है बर्लिन वगैरह में, वहाँ से वो सेना हटा ले, परंतु इससे सेना नहीं हटाई तो इनके उद्देश्य बदल गए, अपनी अपनी बातों से मुकर गए। उधर अमेरिका भी अपनी बातों से बदल गया। तो जब युद्ध के पश्चात जब इनका मेन उद्देश्य क्या हो गया, युद्ध के पश्चात इनका मेन उद्देश्य हो गया अपनी अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाना, अपने अपने देशों को आगे बढ़ाना और विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। तो तीसरा प्रमुख कारण हमारा हो गया युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर। फिर है याल्टा सम्मेलन की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन में एक समझौता हुआ था जिसमें कि तय किया गया था कि सोवियत संघ अपनी सेनाएं हटा लेगा। लेकिन सोवियत सेना ने अपनी सेनाएं जहां उसने अपनी सेनाएं लगा रखी थी उन सैनिक अड्डों को नहीं हटाया। फलस्वरूप अमेरिका और ब्रिटेन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि सोवियत संघ जो है वो याल्टा सम्मेलन का क्या कर रहा है, बार बार अवहेलना कर रहा है, और वास्तव में की भी गई थी। फिर है बाल्कन समझौते पर अतिक्रमण। वही समझौते के दौरान तय किया गया था कि बाल्कन नामक प्रदेश से सोवियत सेनाएं हटा ली जाएंगी, परंतु बाद में सोवियत संघ उस बात से मुकर गया। इससे पश्चिमी जो देश थे उन लोगों ने क्या सोचा कि सोवियत संघ अपना प्रभाव बढ़ा लेगा और बहुत ज़्यादा इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा पश्चिमी देशों के लिए, जैसे अमेरिका और पूंजीवादी जो देश हैं, उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। इधर ईरान से सोवियत सेनाओं को न हटाना, इधर भी क्या कर रहा था, सोवियत सेनाएं जो थी ईरान में युद्ध के दौरान ईरान में सोवियत सेनाओं को लगाया गया था, परंतु सोवियत संघ ने वहाँ से भी अपनी सेनाओं को हटाने से इनकार कर दिया और इधर से सोवियत सेनाओं को नहीं हटाया। और बार बार वो क्या कर रहा था, बार बार जो उसका वीटो पावर था उसका वो उल्लंघन कर रहा था। फिर यूनान का जो क्षेत्र था इसमें सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया गया, जबकि युद्ध के दौरान तय किया गया था कि यूनान पर लंदन ब्रिटेन का ही अधिकार रहेगा, परंतु इसमें भी सोवियत संघ ने अपना हस्तक्षेप कर दिया। इधर टर्की जो प्रदेश था, एक स्वतंत्र प्रदेश बनाने की इसकी कवायद करी गई थी, परंतु टर्की पर भी सोवियत दबाव बढ़ता चला जा रहा था।
फिर हुआ परमाणु बम का आविष्कार। अब देखो ये परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार किया, अमेरिका और ब्रिटेन। और वो अपने आप में इस प्रतिष्ठा पर बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने इस परमाणु बम को बना लिया। अब वो विश्व की एकमात्र शक्ति रह जाएंगे ब्रिटेन और अमेरिका। और उन्होंने ये बात सोवियत संघ से छुपाई। जब सोवियत संघ को इस बात का पता चला तो वो समझ गया कि किसी भी तरीके से प्रतियोगिता में रहने के लिए, महाशक्तियों की प्रतियोगिता में रहने के लिए उसे भी परमाणु अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना अनिवार्य है। फिर सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के विरुद्ध प्रसार। जब अमेरिका के द्वारा इस तरीके की हरकत की जा रही थी कि वो सोवियत मोर्चों को चुनौती दे रहा था, सोवियत द्वारा जो मतलब अमेरिका ने जो परमाणु बम वगैरह बनाए और फिर वो सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका, तो इस पर सोवियत संघ भड़क उठा और उसने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध न करके अमेरिका के विरुद्ध प्रचार प्रसार बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से देश जो थे वो सोवियत संघ की और सोवियतवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा की ओर लौटने लगे। सोवियत संघ का नारा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो इससे क्या हुआ? इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत खतरा पहुंचा और इससे उन लोगों ने भी सोचा कि सोवियत प्रभाव को खत्म करना चाहिए। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति। पश्चिम, आपको मैंने बताया कि विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। यूरोप के लगभग टुकड़े से हो गए थे, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप में प्राय साम्यवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले देश थे और पश्चिमी यूरोप में वे देश थे जो पूंजीवाद से संबंध रखते थे। तो जब ये दोनों देश थे तो इनकी दोनों की नीतियाँ भी विरोधी थी। तो पश्चिम में जो किया जा रहा था वो सोवियत विरोधी नीतियों का, यानी जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसका विरोध किया जा रहा था, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा था और इसका विरोध करके इसको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। बर्लिन की नाकेबंदी कर ली गई, ये भी एक प्रमुख कारण रहा शीत युद्ध का। बार बार सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग किया जा रहा था। जो पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका कुछ भी कानून लाते या कोई भी बात वो बोलते तो सोवियत संघ क्या करता था? अपना वीटो यूज़ करता था और उस बात को या उस विधेयक को कानून बनने से रोक देता था। बार बार वो इस तरीके का प्रयोग कर रहा था। इससे वो अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह क्या हुआ, वो बौखला गए उसकी हरकतों से। फिर सोवियत संघ द्वारा लैंड लीज की सहायता। सोवियत संघ को लैंड लीज पर जो सहायता दी जाती थी अमेरिका के द्वारा, तो वो सहायताएं अचानक से बंद कर दी गई। जब सहायता दी जा रही थी और वो बंद कर दी गई तो सोवियत संघ ने सोचा कि किसी भी कंडीशन में जो अमेरिका है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि सोवियत संघ का विकास ना हो, सोवियत संघ का प्रचार ना हो और सोवियत विचारधारा समाप्त हो जाए। इसी के तहत जब मनों में वैर बढ़ने लगा तो ये शीत युद्ध की उत्पत्ति हो गई। ये वास्तविक युद्ध ना होकर एक वैचारिक युद्ध बनता चला गया। देखो यहाँ शब्द आ भी गया है, वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद के अंतर्गत क्या हुआ बेटा? वैचारिक मतभेद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब विश्व दो प्रमुख महाशक्तियों में बढ़ गया, सोवियत विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। तो जब इन दोनों विचारों में वैचारिक मतभेद थे, दोनों एक दूसरे की अपोजिट विचारधाराएं थी। एक निजी हित को प्राथमिकता देता था, एक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता था, एक लोकतंत्र को प्राथमिकता देता था, एक साम्यवाद समाजवाद को प्राथमिकता देता था, एक पूंजीवाद का समर्थक था, एक समाजवाद का समर्थक था। दो विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, इनमें आपसी वैचारिक मतभेद थे। ये दोनों विचारों में तालमेल करना भी चाहते थे परंतु उनका तालमेल हो नहीं पाता था क्योंकि दोनों के उद्देश्य, दोनों की नीतियाँ अलग थी और दोनों ही पूरे यूरोप सहित पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। दोनों ही चाहते थे कि विश्व के अधिकांश देश उनकी साइड रहें और वो अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर सकें, परंतु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सारी ही जो मित्र राष्ट्र की जो शक्तियाँ थी वो सारी ही कैसी थी? सभी अपने आप में पावरफुल शक्तियाँ थी। शक्ति संघर्ष। अब शीत युद्ध का प्रमुख कारण हो गया शक्ति के लिए संघर्ष। पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत संघ के विचारक देश और पश्चिमी यूरोप यानी कि अमेरिका के विचारक देश शक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। वो आपस में छोटे छोटे राज्यों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए इतना संघर्ष उनका बढ़ गया कि वो ना तो युद्ध में परिणित हो पाया और ना वो शांति में रह सका। तो दोनों ही देश पूरे विश्व पर अपना स्वतंत्र आधिपत्य जमाना चाहते थे। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई गई बात कि स्वतंत्र उस समय विश्व में आधिपत्य जमाना चाहते थे। विश्व के अधिकांश देश ब्रिटेन के उपनिवेश से आज़ाद हुए थे, उनमें से हमारा भारत भी एक था और दक्षिण अफ्रीका के बहुत से देश थे। उसके पश्चात यूरोप के भी बहुत नवीन
लैटिन अमेरिका के बहुत से देश थे। इन देशों को दोनों ही देश अपने अपने प्रभाव में लाना चाहते थे, लेकिन इन स्वतंत्र राष्ट्रों का दोनों ही राज्यों के साथ अपना अपना हित था। फलस्वरूप इन राज्यों ने एक गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया, जो हम आपको आगे दूसरे लेसन्स में पढ़ेंगे। इसके पश्चात है हित संघर्ष। देखो बच्चों, दोनों ही देशों के अपने अपने हित संघर्ष थे। दोनों ही देश विश्व में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, अपने अपने हितों को ही वो बढ़ावा देना चाहते थे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो ये सब करना चाहते थे। तो हम जब ये शीत युद्ध के कारण याद करते हैं तो हम पॉइंट वाइज बना के ही याद करना चाहेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो हमें इसके कारण जब याद हो जाते हैं, इसके कारण ये आपका होमवर्क भी है। आपका आज का होमवर्क भी यही है कि शीत युद्ध के कारण लिखिए। मैंने तो ये पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आप इनकी डिटेल्स को सर्च करेंगे और डिटेल्स को लिखेंगे। चाहे से अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ कर लिखिए और चाहे से नेट सर्च करके लिखिए। ये आपका आज का होमवर्क है और आज की क्लास यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम शीत युद्ध के दायरे और परिणामों पर अध्ययन करेंगे। और आपको समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए, अच्छी से अच्छी नोट्स बनाइए, अच्छा सर्च कीजिए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, ओके बेटा, इट्स ऑल।